फिलोसफर्स वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज का अंश है ज्ञात से मुक्ति, दृष्टा और दृश्य। खोजबीन की जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं उस ओर हमें कुछ और आगे जाना है। संभव है यह थोड़ा जटिल और सूक्ष्म हो, लेकिन कृपया आप मेरे साथ चलते रहें। जब मैं आपके बारे में या किसी भी चीज के बारे में एक प्रतिमा बना लेता हूँ तो मैं इस प्रतिमा को देख भी सकता हूँ। इस तरह एक ओर यह प्रतिमा है और दूसरी ओर इसको देखने वाला यानी इसका दृष्टा। मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को लाल कमीज पहने देखता हूँ और मेरी तत्काल प्रतिक्रिया होती है कि यह मुझे पसंद है या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो मेरी यह पसंद या नापसंदगी जिन चीजों का नतीजा है वह है मेरी संस्कृति, मेरी शिक्षा दीक्षा, मेरी संगति और मेरे संबंध, मेरे झुकाव, मेरे अर्जित तथा वंशानुगत लक्षण। इन सबों के इकट्ठे जोड़ से बने केंद्र से ही मैं देखता हूँ तथा अपना निर्णय और फैसला बनाता हूँ। इस तरह दृष्टा जिस चीज को भी देखता है उससे अपने को अलग कर लेता है। दृष्टा अपने भीतर एक नहीं बल्कि हजारों प्रतिमाओं को देखता है जो सबके सब वस्तुतः उसी की कृतियां हैं। लेकिन क्या दृष्टा स्वयं इन प्रतिमाओं से भिन्न है या वह भी अपने आप में एक प्रतिमा ही है? दृष्टा एक स्थिर और जड़ वस्तु नहीं है। वह जो कुछ है उसमें सदा वह कुछ न कुछ जोड़ता और घटाता रहता है। यह जीवित दृष्टा अपने भीतरी और बाहरी जगत के दबाव के कारण हर समय विभिन्न चीजों के बीच तुलना कर रहा है, उनकी नाप तौल कर रहा है, उन पर अपनी धारणा और राय बना रहा है, उनमें हेर फेर और बदलाव ला रहा है। यह दृष्टा चेतना के उस जगत में जी रहा है जिसका निर्माण उसके अपने प्रभाव, ज्ञान और असंख्य लेखों जोखों से हुआ है। तो अगर आप कभी इस दृष्टा पर अपनी दृष्टि डालें, दृष्टा यानी जो आप स्वयं हैं, तो आप पाएंगे यह अनेक स्मृतियों, अनुभवों, प्रभावों, परंपराओं, घटनाओं और अनंत प्रकार के दुखों से मिलकर बना है जो सबके सब अतीत के हैं। यह दृष्टा अतीत और वर्तमान दोनों है और आने वाले जिस कल की यह प्रतीक्षा कर रहा है वह भी इसी का हिस्सा है। इस तरह दृष्टा पेड़ के उस पत्ते के समान है जिसका आधा भाग हरा है और आधा भाग पीला पड़ चुका है। अर्थात दृष्टा में जीवन और मृत्यु दोनों मौजूद है और इन्हीं के सहारे वह देखता है। तो समय के आयाम में स्थित चेतना और मन की इसी दशा में दृष्टा यानी आप भय को, ईर्ष्या को, युद्ध को, अपने परिवार को देखते हैं और इनसे उत्पन्न समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं जो हर बार आपके सामने एक नई चुनौती के रूप में आती है। लेकिन जो भी नया है उसका सीधा सामना करने के बदले आप उसे पहले पुराने सांचे में ढालने की चेष्टा करते हैं और इसीलिए आप हमेशा संघर्ष में जीते हैं। दृष्टा जो स्वयं भी एक प्रतिमा है अपने आसपास दर्जनों दूसरी प्रतिमाओं को देखता है और कहता है, मुझे ये प्रतिमा अच्छी लगती है, मैं इसे अपने पास संभाल कर रखूंगा, या मुझे ये प्रतिमा एकदम अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं इसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। लेकिन प्रतिमाओं के प्रति व्यक्ति प्रतिक्रियाएं स्वयं एक प्रतिमा बन जाती हैं और ऐसी ही प्रतिमाओं का जोड़ है दृष्टा। तो अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हम कह सकते हैं दृष्टा स्वयं भी एक प्रतिमा है, केवल उसने अपने को अलग कर रखा है और एक दूरी को कायम रखते हुए वह अपने चारों ओर देखता है। यह दृष्टा जो विभिन्न प्रतिमाओं के द्वारा पैदा हुआ है अपने को स्थायी मानता है और उसने अपने और अन्य प्रतिमाओं के बीच एक विभाजन, समय का एक अंतराल निर्मित कर लिया है। इससे उसके और अन्य प्रतिमाओं के बीच तनाव और संघर्ष पैदा होता है, लेकिन इसके लिए वह प्रतिमाओं को दोषी मानता है, न कि स्वयं को। इसलिए तब वह कहता है, मुझे इस संघर्ष से छुटकारा चाहिए। लेकिन इस संघर्ष से छुटकारा पाने की इच्छा ही फिर एक दूसरी प्रतिमा को जन्मती है। इन सब के प्रति होश और सजगता जो कि वास्तविक ध्यान है प्रकट करती है कि सबके मूल में एक केंद्रीय प्रतिमा है जो दूसरी सभी प्रतिमाओं के जोड़ से बनी है। यह केंद्रीय प्रतिमा यानी वह दृष्टा ही अनुभव करता, मूल्यांकन करता और निर्णायक है जो दूसरी सभी प्रतिमाओं पर विजय पाना चाहता है या उन्हें अपने अधीन करना चाहता है या फिर पूरी तरह उन्हें नष्ट कर देना चाहता है। लेकिन चूंकि दूसरी सभी प्रतिमाएं दृष्टा के मतों, निर्णयों और निष्कर्षों का फल है और दृष्टा स्वयं उन सभी प्रतिमाओं का फल है,
इसलिए दृष्टा ही दृश्य है। तो होश और सजगता ने हमारे मन की विभिन्न अवस्थाओं को प्रकट कर दिया है, विभिन्न प्रतिमाओं को भी प्रकट कर दिया है, और यह भी कि किस प्रकार इन प्रतिमाओं के बीच परस्पर विरोध है, जिसके फलस्वरूप संघर्ष पैदा होता है, और फिर इस संबंध में कुछ भी न कर पाने की हमारी असमर्थता से उत्पन्न निराशा और इसलिए उससे पलायन करने के हमारे विभिन्न प्रयास, धैर्य और सावधानी से भरी सजगता द्वारा इन तथ्यों के उद्घाटन के पश्चात ये बोध जागृत होता है कि दृष्टा ही दृश्य है। और यह बोध मनुष्य के भीतर किसी तथाकथित ऊर्ध्वगामी और सतोगुणी सत्ता को नहीं होता है। मनुष्य के भीतर उच्चतर चेतना, श्रेष्ठतर सत्ता आदि मात्र आविष्कार और कल्पनाएं हैं, और इनकी भी हमने अपने मन में प्रतिमाएं बना रखी हैं। बल्कि यह बोध तो स्वयं सजगता है, जिसने यह प्रकट किया है कि दृष्टा ही दृश्य है। अगर आप स्वयं से कोई प्रश्न करें तो आपके भीतर वह कौन सी सत्ता है जिसे उसका उत्तर चाहिए, और वह कौन सी सत्ता है जो इस प्रश्न का उत्तर की खोज करने जा रही है। अगर यह सत्ता चेतना का ही हिस्सा है, विचार का ही एक अंश है, तब तो यह खोज कर ही नहीं सकती। यह जिसे खोज सकती है वह सजगता की स्थिति मात्र है। लेकिन सजगता की स्थिति में भी अगर कोई सत्ता मौजूद है जो कहती है मुझे हर हाल में सजग होना चाहिए, मुझे सजगता की साधना करनी चाहिए, तो यह सजगता नहीं है, बल्कि मन में बैठी किसी प्रतिमा का ही शोरगुल है। दृष्टा ही दृश्य है। ऐसा बोध दृश्य के साथ तादात्म्यकरण की प्रक्रिया नहीं है। स्वयं की तादात्म्य किसी चीज के साथ करना तो एकदम आसान है। हम में से अधिकांश लोग अपना तादात्म्य और पहचान किसी न किसी चीज से करते हैं, अपने परिवार से, अपनी पति या पत्नी से, अपने देश से, और हमारा यह कृत्य भीषण संकट और युद्धों को जन्म देता है। लेकिन यहाँ हम इससे एक बिल्कुल भिन्न और गहरी चीज पर विचार करने जा रहे हैं, और हमें इससे शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि अपने मन की गहराई में, प्राणों के प्राण में समझ लेना चाहिए। प्राचीन चीन में कलाकार चित्र बनाने के पहले एक अद्भुत प्रयोग से गुजरता था। मान लीजिए किसी कलाकार को एक पेड़ का चित्र बनाना है, तो वह पहले एक पेड़ के सामने जाकर बैठेगा, दिनों, महीनों, वर्षों तक, चाहे जितना समय लगे, लेकिन वह तब तक बैठा रहेगा जब तक कि वह ही पेड़ नहीं हो जाता। इसका अर्थ है कि पेड़ और उसके बीच कोई अंतर या अंतराल नहीं बचता था, अर्थात दृष्टा और दृश्य के बीच दूरी नहीं बचती थी। दृष्टा दृश्य में लय हो जाता था, वहां कोई अनुभव करता नहीं बचता था, जो पेड़ के सौंदर्य का, हवा में झूमते डालियों का, सूर्य किरणों में चमकती पत्तियों के रंग का अनुभव करता था, क्योंकि कलाकार तो समझता था पेड़ हो जाता था, और इस दशा में जन्म लेती थी उसकी जीवंत चित्रकला। दृष्टा ही दृश्य है। अगर यह बोध दृष्टा को अभी नहीं हुआ है तो उसकी ओर से की गई कोई भी गतिविधि प्रतिमाओं की एक नई श्रृंखला को ही जन्म देगी, और इससे पुनः वह उलझ जाएगा। लेकिन अगर दृष्टा को यह स्पष्ट बोध है कि दृष्टा ही दृश्य है, तो कौन सी घटना घटती है? आप इस प्रश्न में धीरे धीरे, अत्यंत धीरे धीरे उतरें, क्योंकि यह एक बहुत जटिल और गूढ़ चीज है जिसकी हम छानबीन करने जा रहे हैं। तो आप पुनः एक बार सोचें, तब कौन सी घटना घटती है? वस्तुतः तब दृष्टा अपने सारे क्रियाकलाप बंद कर देता है। अब तक तो दृष्टा ये सदा यही सोचता था, मुझे इन प्रतिमाओं के संबंध में कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए, मैं उन्हें या तो कुचल दूंगा या उनके रंग रूप को बदल कर रख दूंगा। कहने का अर्थ है कि अब तक दृष्टा दृश्य के संबंध में सक्रिय रहा है, वह उस पर क्रिया और प्रतिक्रिया करता रहा है, कभी शांत होकर, कभी एकदम व्यग्र और उग्र होकर, लेकिन दृष्टा की ओर से उठाया गया कोई भी विधायक कदम उसकी पसंदगी और नापसंदगी का ही नतीजा है। मुझे यह पसंद है इसलिए मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ, मुझे ये कतई पसंद नहीं इसलिए मैं इससे पिंड छुड़ाना चाहता हूँ। लेकिन जब दृष्टा समझ लेता है जिस चीज पर उसकी सारी शक्ति कार्य कर रही है वह चीज तो वह स्वयं है, तो तत्काल दृष्टा और प्रतिमा के बीच का संघर्ष समाप्त हो जाता है। तब वह स्वयं वही है, वह उससे अलग नहीं है। जब उसने अपने को इससे अलग मान रखा था तो उसने इस संबंध में बहुत कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही दृष्टा को पता चल जाता है कि वह स्वयं वही है तो उसकी पसंद और नापसंदगी विदा हो जाती है, और इस तरह सारा तनाव और संघर्ष ही समाप्त हो जाता है। अब करने को बच ही किया जाता है। अगर वह चीज आप स्वयं हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप ना तो इसे विरोध कर सकते हैं, न इसे भाग सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसे स्वीकार भी नहीं कर सकते। यह तो है ही वहां। इसलिए पसंद और नापसंदगी की प्रतिक्रिया से उत्पन्न सारे क्रियाकलाप का स्वतः अंत हो जाता है।
तब आप पाएंगे एक ऐसी सजगता प्रकट हुई है जो प्रचंड रूप से जीवंत है। यह किसी भी प्रतिमा और प्रश्न से नहीं बंधी है। सजगता की इसी तीव्रता और गहनता से एक सर्वथा भिन्न प्रकार का होश और ध्यान उत्पन्न होता है। चूंकि मन ही यह सजगता है, इसलिए तब मन असाधारण रूप से संवेदनशील और तीक्ष्ण हो जाता है। धन्यवाद।